नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से मिल रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। राजभवन में सम्मान समारोह में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सचिवालय में बैठक भी लेंगे। G20 समिट की तैयारियों के संबंध में भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। G20 समिट के सफल आयोजन पर मंथन होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। राजभवन में सबसे पहले सम्मान समारोह में वो शामिल होंगे। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में बैठक भी लेंगे। साथ ही G20 समिट की तैयारियों के संबंध में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही इसे सफल आयोजन बनाने के लिए मंथन भी किया जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। ऐसे में आज सीएम G20 समिट की तैयारियों के संबंध में भी आज मंथन करेंगे। देखिए अमृता, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में शासकीय कार्य का निस्तारण कर रहे हैं और अब से कुछ समय बाद कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। अगर हम मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की बात करें तो आज की शुरुआत कार्यक्रम के तौर पर मुख्यमंत्री राजभवन में सम्मान समारोह आयोजित होने जा रहा है, उसमें शामिल होंगे। इसमें सम्मान समारोह में सैनिक, अर्ध सैन्य बल के जो कर्मचारी और पदाधिकारी हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके साथ साथ एक दूसरा और कार्यक्रम राजभवन में आयोजित हो रहा है, जो 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उस कार्यक्रम में भी तमाम लोग मौजूद रहने वाले हैं। किस तरह से जो युवा पीढ़ी है उसको मतदान के प्रति जागरूक किया जाए, कोई भी व्यक्ति मतदान से वंचित न रह सके, एक स्वस्थ लोकतंत्र की किस तरह से स्थापना की जा सके, कैसे मतदाता उसमें अपना एक योगदान दे सके, किस तरह से जागरूक अभियान चलाए जा रहे हैं। तमाम ऐसे पहलू हैं जो मतदान से, मतदाताओं से जुड़े हुए हैं। और कुछ जो युवा हैं जो पहली बार मतदाता बन रहे हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। तो आज जो राजभवन में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ये मतदान के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसमें तमाम लोग वो शामिल हो रहे हैं। राज्यपाल रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे और तमाम विभागीय अधिकारी इसमें रहेंगे और जिनको सम्मानित किया जाएगा वो इसमें शामिल होने वाले हैं। जी अमृता। अब बिल्कुल सुनो, अगर बात की जाए G20 समिट की, तो क्या कुछ तैयारियों को लेकर इस बार बैठक होगी? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में एक बैठक आयोजित होगी G20 को लेकर के। तमाम इस जो उत्तराखंड को मेजबानी करने का मौका मिला है, G20 के सम्मेलन का आयोजन करने का जो मौका मिला है, उसको लेकर जब ये सूचना केंद्र सरकार से मिली थी और ये स्पष्ट हो गया था कि उत्तराखंड में भी G20 के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, 2 कार्यक्रमों की मेजबानी का मौका मिला है। तो ऐसे में अब ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि इस कार्यक्रम को किस तरह से आयोजित किया जा सके, कैसे इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। तो क्योंकि एक नहीं बल्कि अनेकों देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो इस G20 सम्मेलन समिट के माध्यम से यहाँ पहुंचेंगे और उत्तराखंड की जो अच्छाई है, उत्तराखंड का जो विकास है, उत्तराखंड के जो उत्पाद है और उत्तराखंड के पर्यटन का जो क्षेत्र है, कैसे इसको बढ़ावा दिया जा सके। देखिए, ये हम कह सकते हैं कि सुनहरा अवसर इस वक्त उत्तराखंड के पास होगा, जब उत्तराखंड की जो नौकरशाही है, उत्तराखंड का जो प्रशासनिक अमला है और तमाम जनप्रतिनिधि, स्वयं मुख्यमंत्री एकजुट होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। और ये भी एक सुनहरा अवसर हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड को हर स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने का इससे अच्छा कोई अवसर हो नहीं सकता है। तो ऐसे में ये सफल आयोजन, इसका जो समिट का जो आयोजन है ये सफल हो, इसको लेकर के आज मुख्यमंत्री बैठक करने वाले हैं। जिन जिन अधिकारियों को इस समिट को आयोजित करने में जिम्मेदारी सौंपी गई है, आज वो तमाम अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। क्या अभी तक उन्होंने कार्य प्रारूप तैयार किया है, इसकी प्रेजेंटेशन होगी और आगे इस कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी इस कार्यक्रम को आयोजित होने में समय लगेगा और ऐसे में तैयारियों में सरकार अभी से ही जुट गई है और स्वयं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज बैठक हो रही है। तो कई इसका पूरी तरह से रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो आने वाले समय में जब ये कार्यक्रम आयोजित होगा, ऋषिकेश में आयोजित होना है, मई या जून में संभवतः ये कार्यक्रम आयोजित हो सकता है। तो ऐसे में तमाम जो कार्यक्रम से जुड़े हुए, समिट से जुड़े हुए जो पहलू हैं उन पर फोकस किया जाएगा और आगे का जो रोड मैप है वो तैयार किया जाएगा। जी अमृता। बिल्कुल सोनू, आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा मई जून में
ये कार्यक्रम होगा G20 जिसे लेकर लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक ले रहे हैं और आज भी इस बैठक में तैयारियों का जायजा लिया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, रोड मैप तैयार किया जाएगा। और जिस तरह से आज सम्मान समारोह की बात की जा रही है तो आज इस दौरान पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही मतदान के प्रति आज युवाओं को जागरूक भी किया जाएगा। आने वाले चुनावों को देखते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और किस तरह से मतदान करने के लिए जो जनता है उसे प्रेरित भी किया जाएगा। चलिए बने रहिए सोनू आप हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की, तो बता दें कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला हुआ है। कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश और बर्फबारी के मद्देनजर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार, शासन, जिला प्रशासन के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार में भी कहीं कहीं बारिश के साथ ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना मौसम वैज्ञानिकों की ओर से जताई जा रही है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं सोनू की ओर। सोनू, उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम काफी बदला बदला नजर आ रहा है। देखिए, उत्तराखंड में इस वक्त मौसम जो है खुशनुमा बना हुआ है और जो ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, वहां पर बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। इसके अलावा जो 3000 मीटर के आसपास की ऊंचाई वाले जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर और 2500 मीटर के ऊंचाई वाले जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर बर्फबारी की संभावना एक बार फिर से मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जताई है। इसका पूर्वानुमान जारी किया है और जो इसके आसपास की ऊंचाई वाले इलाके हैं और जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर बारिश भी देखने को मिलेगी। रात भर देहरादून में भी बारिश हुई है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर झमाझम बारिश देखने को मिली। तो मौसम जो है अपनी करवट बदल रहा है, ठंड बढ़ रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में कई डिग्री माइनस तक तापमान रात्रि के समय में पहुंच रहा है। देहरादून, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार के तापमान में कुछ बदलाव देखा जा रहा है और इसके साथ साथ आने वाले समय में जैसा कि येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, उसके अनुसार फिर से बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि और खास तौर से तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं। और ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों ने एहतियात बरतने की भी सलाह दी है। खास तौर पर जब मौसम का मिजाज बदलेगा तो खास तौर पर एहतियात बरतें, इस बात की भी सलाह मौसम विभाग ने जारी की है। बिल्कुल, जिस तरह से सोनू आप जानकारी दे रहे हैं, मौसम विभाग लगातार ये जानकारी दे रहा है। इसके साथ ही येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो वहीं बात करें अगर प्रशासन की, तो अलर्ट जारी करा गया है और कहा गया है अधिकारियों को कि इसके चलते अब भूस्खलन और हिमस्खलन की भी पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। देखिए, जब पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में बर्फबारी होती तो हिमस्खलन की भी संभावना होती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में लोग रहते हैं और आसपास के इलाकों में नुकसान ना हो, इस बात का भी ख्याल रखा जाए। और साथ ही साथ जब पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होती है तो भूस्खलन की भी संभावनाएं बनी रहती है। बारिश होती है तो पहाड़ दरकते हैं और जो मार्ग हैं, मोटर मार्ग, वो प्रभावित हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं। तो ऐसे में जैसे ही मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है तो मुख्य सचिव स्तर से तमाम जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर सतर्क अलर्ट रहने की हिदायत दी जाती है और जो आम जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित ना हो। देखिए, जब बर्फबारी होती है तो जो पर्वतीय क्षेत्रों के जो ग्रामीण अंचल हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का जो कनेक्टिविटी है कई बार वो भी कट जाती है। तो खान पान की दिक्कत ना हो, आम जनजीवन प्रभावित ना हो और आपदा जैसे हालात पैदा ना हो बदले मौसम के चलते, तो इस पर एहतियात बरतें, सतर्क रहें, अलर्ट रहें। खास तौर पे जितने भी अलग अलग जनपदों में कंट्रोल रूम्स हैं उनको एक्टिव रखने के लिए मुख्य सचिव स्तर से कहा गया है। तो तमाम जब मौसम का मिजाज बदलता है तमाम प्रशासनिक अमला वो अलर्ट मोड पर नजर आता है। बिल्कुल सोनू, एहतियात के तौर पर लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो अलर्ट रहें, तमाम तरह की जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त रखें, क्योंकि जो पर्वतीय इलाका है वहाँ पर खासकर ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार कनेक्शंस टूट जाते हैं जिसके चलते कई तरह की जो मुसीबतें हैं वो सामने आ जाती हैं और इसके चलते जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। बने रहिए सोनू, हमारे साथ आपसे और जानकारी हम लेंगे। बता दें, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बारिश के साथ ही बर्फबारी होने से मैदान से लेकर पहाड़ तक शीतलहर की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। और इसके साथ ही मौसम विभाग द्वारा लगातार ये निर्देश दिए जा रहे हैं, ये आदेश दिए जा रहे हैं कि अलर्ट पर रहें। किसी भी तरह की कोई परेशानी अगर आती है तो उसे चुनौतीपूर्ण लेते हुए
उस पर काम किया जाए और प्रशासन की तरफ से लगातार ये हिदायत दी जा रही है। लोगों को भी हिदायत दी जा रही है, अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है या कोई बड़ी मुसीबत होती है तो तत्काल प्रशासन से संपर्क करें। चलिए, जोशीमठ को लेकर लगातार उत्तराखंड में सियासत देखने को मिल रही है और एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। फरवरी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी दौरा करेंगे जोशीमठ का। भू धसाव के संकट के बाद राहुल गांधी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो भू धसाव के संकट का सामना कर रहे जोशीमठ की व्यथा जानने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी उत्तराखंड जाएंगे। प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने उनसे अनुरोध किया था, जिसके बाद उन्होंने हामी भरी है और कहा है कि फरवरी महीने में जोशीमठ आने के लिए वो राजी हुए। राहुल की इस हामी के साथ ही जोशीमठ पर अब सियासत भी गर्मा गई है। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं संवाददाता सोनू सिंह का। सोनू, जोशीमठ को लेकर लगातार बयानबाजी शुरू थी और अब ऐसे में राहुल गांधी जोशीमठ के दौरे पर आएंगे। और देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसा कि जब से जोशीमठ का मामला चर्चाओं में आया, सामने आया, तमाम लोग, हजारों की तादाद में लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। पूरा का पूरा इलाका जो है वो अपने आप में ही ऐतिहासिक है, पौराणिक है, सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण है और धार्मिक लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जोशीमठ से महज 46 किलोमीटर की दूरी पर ही बद्रीनाथ धाम जो है वो है और बद्रीनाथ धाम के लाखों की संख्या में तमाम श्रद्धालु दर्शन करने जब यात्रा सीजन उत्तराखंड में होता है उस वक्त पहुंचते हैं। तो कई मायनों में जोशीमठ बहुत महत्वपूर्ण है और जैसे ही जोशीमठ में भूधसाव और दरारों का मामला सामने आया, तब से ही ये सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष के तमाम जो नेता हैं वो इस बात की पुरजोर तरीके से वकालत कर रहे हैं कि जोशीमठ के जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करने दिया जाएगा। सरकार और संगठन मिलकर के काम कर रही है। बीजेपी के पदाधिकारियों ने मौके का मुआयना किया है। बीजेपी के नेता जो बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, उनको विशेष प्रतिनिधि के तौर पर मुख्यमंत्री ने नियुक्त कर इस इलाके में निगरानी रखने के लिए कहा और मुख्यमंत्री लगातार कई दिनों से समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस पूरे के पूरे मामले में सियासत हो रही है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने भी दौरा किया है क्षेत्र का और उसके बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है और कई सुझाव भी मुख्यमंत्री को दिए हैं। लेकिन चूंकि अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड का दौरा करेंगे, जोशीमठ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो सिस्टम की जो भी कमियां होंगी उनका रोडमैप तैयार करेंगे और अपने शीर्ष नेतृत्व के सम्मुख रखेंगे, ताकि जो शीर्ष नेता हैं वो इस बात को बयां कर सके। एक तरफ तो सुझाव दे रहे हैं कांग्रेस के नेता और दूसरी तरफ ये बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। सत्ता पक्ष की यदि हम बात करें अमृता, तो सत्ता पक्ष लगातार पलटवार कर रहा है कांग्रेस के नेताओं पर। कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों ही पार्टियों में पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप की सियासत जोशीमठ के मामले को लेकर के फिर से देखने को मिल रही है और आने वाले समय में जब राहुल गांधी उत्तराखंड के जोशीमठ का दौरा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बयानबाजी का सिलसिला एक बार फिर हमें देखने को मिलेगा। तो देखना होगा कि आखिर इस सियासी बयानबाजी के चलते जोशीमठ के जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, जो क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, इसमें कितना बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से कई नेता जोशीमठ का दौरा कर चुके हैं, जायजा ले चुके हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो लगातार बीजेपी भी कांग्रेस के बयानों का एक के बाद एक पलटवार भी कर रहा है, लेकिन बीजेपी की ओर से वो कौन से दिग्गज नेता हैं जो जोशीमठ का दौरा कर चुके हैं, क्योंकि लगातार इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस घेरती आई है। बिल्कुल, देखिए जैसा कि आप स्वयं जिक्र कर रहे हैं, जैसे ही ये दरारों का मामला सामने आया था तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने 14 सदस्यीय टीम का गठन किया था, जिसमें कुछ क्षेत्र के लोग थे और कुछ जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं वो इस पूरे के पूरे प्रतिनिधिमंडल में शामिल हुए। और जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे हैं कि जो मंदिर समिति है उसके जो अध्यक्ष हैं वो रुद्रप्रयाग के रहने वाले अजेंद्र अजय, उनको विशेष प्रतिनिधि के तौर पर मुख्यमंत्री ने नजर बनाए रखने के लिए नियुक्त किया है। ऐसे में अजेंद्र अजय सहित 13 अन्य लोग बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो और जो बीजेपी के जो जनपद प्रभारी हैं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, उन्होंने भी कई दिन तक जोशीमठ में कैंप किया है। तो ये तमाम ऐसे बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने इस क्षेत्र का जायजा लिया है, वहां पर कैंप किया है और जो प्रभावित है उनको हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। और वहीं सरकार क्या क्या काम कर रही है इसमें भी सहयोगी साबित हो रहा है संगठन।
एक तरफ कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के जो नेता है वो पलटवार भी कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर भी गए हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेता वहां नहीं गए हैं, बीजेपी के नेता भी गए, कांग्रेस के नेता भी गए और अन्य दलों के नेता भी वहां पर गए हैं। अब अगर हम जोशीमठ की बात करें तो सियासत जरूर हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, राहत देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो आपदा प्रबंधन सचिव है रोज इसकी क्या अपडेट्स हुए हैं इसकी ब्रीफिंग भी कर रहे हैं। तो सरकार लगातार नजर बनाए हुए है और खास तौर पर मुख्यमंत्री समय समय पर समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं और अधिकारियों से फीडबैक भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल सोनू, सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद जोशीमठ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। बावजूद इसके जो सियासत है वो थमने का नाम नहीं ले रही और अब वरिष्ठ नेता कांग्रेस के राहुल गांधी भी फरवरी में जोशीमठ का दौरा करेंगे और देखने वाली बात होगी कि अब और क्या कुछ सियासत सामने आती है, क्योंकि जम्मू में भारत छोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने जोशीमठ आपदा से जुड़े मुद्दे पर प्रदर्शन भी किया था। और दिलचस्प ये रहा कि राहुल को जोशीमठ आने का न्योता देने वाले कांग्रेस के दिग्गज कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने मुलाकात की थी और इसके बाद अब राहुल गांधी फरवरी में जोशीमठ आने का मन बना चुके हैं और इसके साथ ही अब देखना होगा कि क्या कुछ और सियासत जोशीमठ के मुद्दे को लेकर सामने आती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। देहरादून से है, जो कि आईआईटी रुड़की हेलंग बाईपास के लिए सर्वे किया जा रहा है। एक हफ्ते में हेलंग बाईपास बनेगा या नहीं ये साफ हो जाएगा। शासन और बीआरओ के अधिकारियों ने मंथन शुरू कर दिया। आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञ जल्द रिपोर्ट सौंपेंगे। तो सेना की जरूरतों और बद्रीनाथ यात्रा को देखते हुए सरकार हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहती है, लेकिन जब तक आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट सामने नहीं आती है तब तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। चलिए इस पूरी खबर पर रुक करते संवाददाता सोनू सिंह का। सोनू, आखिर कब तक ये रिपोर्ट आएगी, क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक इस पर काम शुरू नहीं हो सकता है। देखिए, बीआरओ ने और जो शासन के अधिकारी हैं और जो आईआईटी रुड़की के जो विशेषज्ञ हैं इन सबका मंथन चल रहा है और बीआरओ ने भी ये बात कही है कि जल्द से जल्द रुड़की के जो विशेषज्ञ हैं वो इस पूरे के पूरे बाईपास से जो कि हेलंग मारवाड़ी बाईपास है इसको हम बना सकते हैं या नहीं, इसकी रिपोर्ट सबमिट करें। अब विशेषज्ञ जो है वो जांच पड़ताल में जुट गए हैं, जल्द से जल्द वो रिपोर्ट उसकी देंगे और इस रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाने वाले इस क्षेत्र के इस बाईपास का कार्य तेज गति से आगे बढ़ाया जाए या इसका अगर प्रभाव जोशीमठ पे पड़ता है, उसकी दरारों में कुछ इजाफा होता है या भूत हिसाब में कुछ इजाफा होता है, तो जाहिर सी बात है कि फिर ये बाईपास का जो निर्माण का कार्य है ये अधर में लटक जाएगा। तो देखना होगा कि जो तमाम विशेषज्ञ हैं उनकी रिपोर्ट आखिर क्या आएगी और ये जो जांच पड़ताल है किन किन पहलू पर फोकस किया जाएगा और क्या ये बाईपास मार्ग बन पाएगा या फिर ये अधर में लटक जाएगा। तमाम लोगों की इस पर नजर है, क्योंकि देखिए यात्रा का भी संचालन होना है और तमाम श्रद्धालु भी आने वाले समय में जब अप्रैल माह में यात्रा शुरू हो जाएगी इस क्षेत्र का रुख करेंगे और तमाम पर्यटक भी आएंगे। धार्मिक पर्यटन के लिहाज से और सामान्य पर्यटन के लिहाज से ये क्षेत्र वैसे ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में इस बाईपास की स्थिति क्या होगी, रिपोर्ट के बाद ही इसकी वास्तविक तस्वीर जो है वो पूरी तरह से साफ हो पाएगी। जी अमृता। बिल्कुल सोनू, लगातार विशेषज्ञ हैं जो वो सर्वे कर रहे हैं और अब देखना होगा कि आखिर कब तक इसकी रिपोर्ट सामने आती है, क्योंकि लोगों को बेसब्री से इसका इंतजार है और जैसे ही बाईपास बनेगा और या नहीं बनेगा इस पर संशय बना हुआ है और अगर बनता है तो लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत होगी। इसके साथ ही सेना की जरूरतों बद्रीनाथ यात्रा को देखते हुए सरकार हेलंग मारवाड़ी बाईपास जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहती है और ऐसे में अब इस रिपोर्ट का बेसब्री से सरकार को इंतजार है। चलिए अब खबर देहरादून से, जहां पर बड़े प्रोजेक्ट्स के पास महंगी होंगी जमीनें। नई सर्किल दरों का प्रस्ताव तैयार किया गया है। 10% से 15% तक सर्किल रेट में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही। प्रदेश में 2 साल से घोषित नहीं हुई थी नई दरें। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़े प्रोजेक्ट के पास अब जमीनें जो हैं वो महंगी हो जाएंगी। 10% से 15% तक सर्किल रेट में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। चलिए इसको पूरी खबर को जानने का प्रयास करेंगे। रुक करते हैं संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, प्रदेश में 2 साल से नई दरें घोषित नहीं की गई थी, क्या लगता है अब कितनी महंगी होगी जमीन?
देखिए, सर्किल रेट का प्रारूप तैयार किया गया है और ऐसे में अब इसको कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता है। जैसे ही कैबिनेट के सम्मुख ये आने वाली कैबिनेट जो आयोजित होगी उसमें रखा जाए, उसके बाद कैबिनेट ये डिसीजन लेगी कि किस तरह से एक संतुलित रेट को बढ़ाया जाए। सर्किल रेट कोरोना के चलते जो सर्किल रेट सालाना बढ़ाया जाता है, इसकी नई दरें जारी की जाती हैं, वो नहीं हो पाया है और ऐसे में अब इसका प्रस्ताव पूरी तरह से तैयार हो गया है। और खास तौर पर देखिए, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, देहरादून से दिल्ली जाने वाला है, या इसके अलावा जो राज्य स्तर के जो मार्ग हैं, इन मार्गों के पास में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, खास तौर पर इन क्षेत्रों में सर्किल रेट में इजाफा किया जा सकता है। आम जनमानस को ये महसूस ना हो कि सर्किल रेट में बहुत ज्यादा बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी है। और इसके साथ साथ जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, जहां जमीन की कमी है और ऐसे प्रोजेक्ट जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं विकास में चार चांद लगा सकते हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर 10 से 15% तक जो सर्किल रेट है इसमें इजाफा हो सकता है। तो इसका जो प्रारूप है वो तैयार हो गया है। कैबिनेट की जैसे ही अगली बैठक आउट होगी, उस बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा और उसके बाद कैबिनेट इसको अपनी स्वीकृति प्रदान करती है या फिर उसको अगली कैबिनेट के लिए होल्ड कर दिया जाता है, ये देखना होगा। बहरहाल ये जरूर मान लिया जाए कि जो सर्किल रेट है वो आने वाले समय में उत्तराखंड में जल्द ही बढ़ने वाले हैं। जी अमृता। बिल्कुल सोनू, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि राज्य के जिन क्षेत्रों में अव्यवस्थापन विकास से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं का काम शुरू हुआ है या जहां परियोजनाएं प्रस्तावित है, उनके आसपास के इलाकों में भूमि की सर्किल दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। और पिछले 2 साल से जिस तरह से प्रदेश में सर्किल दरों का निर्धारण नहीं हो सका था, वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के कारण, साल 2022 में विधानसभा चुनाव के चलते सर्किल दरों में संशोधन की कवायद को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था और इस साल नई सर्किल दरें तय करने से पहले वित्त विभाग ने लंबा होमवर्क किया है। चलिए खबर देहरादून से, जहां आशा रोड़ी से झरझरा तक बनेगी 4 लेन सड़क। 4 लेन योजना के सर्वे का कार्य पूरा हुआ। वन विभाग की मंजूरी का अब इंतजार किया जा रहा है। पर्यटकों को भी सड़क बनने से इसका फायदा होगा। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं सोनू सिंह की। और सोनू, पर्यटकों को सड़क बनने का कितना फायदा मिलेगा? देखिए, जो देहरादून वाला ये इलाका है, इससे जो विकास नगर जाने वाला सिर्फ अभी एक ही मार्ग है हमारे पास और इस मार्ग के एक ऑप्शनल तौर पे क्या हो सकता है, तो विभागीय जो अधिकारी हैं वो लगातार इस पर कवायद कर रहे थे और अब इसका सर्वे का कार्य जो है वो पूरा हो चुका है। ये आशा रोड़ी का जो क्षेत्र है, आशा रोड़ी से झाझरा वाला जो इलाका है, इस क्षेत्र में जाएगा। करीबन 250 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और अब अगर ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से बन जाएगा, ये परियोजना जो है योजना धरातल पर आ जाएगी, 4 लेन सड़क का जब निर्माण हो जाएगा तो इस क्षेत्र में जाने वाले पर्यटकों को भी फायदा होगा। देखिए, ये जो मार्ग जाता है ये आगे हिमाचल प्रदेश में भी जाता है, तो ऐसे में बाहरी क्षेत्र से जो वाहन दूसरे प्रांतों में जाने वाले हैं उनको सहूलियत हो जाएगी। जो पर्यटक इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, जिनको जाम का सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है, वो उन तमाम पर्यटकों को कहीं ना कहीं बिल्कुल सोनू, जो पर्यटक है उन्हें सबसे ज्यादा सहूलियत मिलेगी और एक बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही जो लोग दिल्ली की तरफ से सेलाको इंडस्ट्रियल एरिया जाते हैं, पावटा साहिब या दून की तरफ बलूपुर के पास तक आएंगे, उन्हें अनावश्यक रूप से शहर में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। पावटा साहिब से दून होकर दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहन भी दून में प्रवेश नहीं करेंगे और इससे शहर में अतिरिक्त वाहन दबाव नहीं पड़ेगा और भविष्य में इसका फायदा काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।